और हमने तो इस देश में जजों की मौजूदगी में ऐसे ही मंचों से लोगों को यह कहते सुना है कि अफजल गुरु की जुडिशियल मौत की गई है, उसका जुडिशियल मर्डर किया गया है, और हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर नारे लगते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो कातिल कौन है? काले कोट में है तुम्हारा। ये जो नरेटिव चला हुआ है हमारे यहां, इससे क्या हो रहा है कि भारत में पहली बार एक मुसलमान को गृह मंत्री बनाया जाता है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में वो गृह मंत्री बनता है। किस एजेंडे के तहत बनता है, उसकी छोटी सी बानगी ये है, आप लोग छत्तीसगढ़ के लोग हैं, आपके राज्य के बहुत लोग अयोध्या गए थे। 1986 में प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी थे। जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार हुकूमत में थे, और कांग्रेस पार्टी का वो लीडर जिसका नाम मुफ्ती मोहम्मद सईद है, वो जम्मू कश्मीर में उसका अध्यक्ष था। ताले उत्तर प्रदेश में खोले गए रामलला के। आपको पता है सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कहां हुई है? जम्मू कश्मीर में 500 मंदिर तोड़े गए। ये 1986 की घटना है, लेकिन 1986 तक ये छोटा सा आला आपके पास नहीं था, तो आपको खबरी का पता नहीं चलता था। 500 मंदिर रिकॉर्ड पे हैं। वही शख्स जो 1986 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष था, जिसके इस मंदिर तोड़ने के पूरे ड्रामे में एक भूमिका थी, वो 1989 में भारत का गृह मंत्री बन जाता है। 2 दिसंबर को शपथ लेता है, 8 दिसंबर को उसकी बेटी गायब हो जाती है। बेटी के वापस आने की न कोई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, न कोई भारतीय मीडिया में आने की कोई तस्वीर है कि उनकी बेटी कहां गई थी, कौन ले गया था, कौन छोड़ के चला गया, इसके बदले में कहां पे किसने डिमांड की, कुछ नहीं पता। सिर्फ इतना सबको पता है कि रुबैया सईद का अपहरण हो गया है। चंद रोज बाद रुबैया सईद सही सलामत। कितने महान आतंकवादी थे, कुछ नहीं किया। वो वापस आई। पहली बार देश में 4 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को छोड़ा गया। एक हफ्ते बाद गुलाम नबी आजाद के घर से कोई गायब हो गया। 27 आतंकवादी छोड़े गए। ये सब रिकॉर्ड पे है। एक सैफुद्दीन सोज साहब हैं, उनके घर से भी कोई गायब हुआ और 7 आतंकवादी छोड़ दिए गए। मैं अगर उस दौर में, जब मैंने अपना जर्नलिज्म शुरू किया था, तब भी मुझे यह शक था कि यह एक पूरी डिजाइन किया गया है आतंकवादियों को छोड़ने के लिए, क्योंकि दिल्ली के पास डर के अलावा कोई और पावर नहीं थी। और जम्मू कश्मीर में जो कुछ होता था उसको सार्वजनिक तौर पर बहुत कम लोगों को पता था। मात्र 2 दिसंबर को जिस शख्स ने भारत के गृह मंत्री का पद संभाला हो 1989 में, उस आदमी ने 19 जनवरी तक आते आते कोई 40 या 50 दिन हुए होंगे उसको कुर्सी पर बैठे हुए। 19 जनवरी 1990 को इस दुनिया में सबसे बड़ा एक्सोडस, सबसे बड़ा जिसे कह सकते हैं कि अपने ही देश में उन्हें बेघर किया हो, 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को सुनियोजित तरीके से उनकी पहचान और मजहब के नाम पर और मस्जिदों का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर से आपने भागने पे मजबूर कर दिया। कुछ मिलाकर के 1.5 से 2.5 हजार के बीच लोगों को मारा। मारने वाले पड़ोसी, अजान दे देकर कहने वाले पड़ोसी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के सिलसिले में, जब हमारे कुछ मित्र सुशील पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इसके ऊपर कुछ सुनवाई करिए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है और बहुत पुरानी बात हो गई है, इसलिए नहीं करेंगे। अगर इस देश में मॉब लिंचिंग अगर हुई है, अगर सही मायने में कोई मॉब लिंचिंग हुई है, तो 1984 में दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री की देखरेख में मॉब लिंचिंग हुई और 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा के मारा गया। एक शब्द नहीं किसी ने बोला। और उसके बरखिलाफ क्या हुआ कि जिस पार्टी के लीडर ने कहा कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, लेकिन वो चले गए। लेकिन उसी पार्टी के सबसे ज्यादा पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग एक परिवार है जिनके पिताजी भारत के राष्ट्रपति बने, नाना जी, जिनके अपने पिता गवर्नर बने, जो खुद मंत्री बने और इस घटना के बाद लॉ मिनिस्टर बने। हमारी मजबूरी यह है कि हम ना दोस्त को पहचानते हैं ना दुश्मन को पहचानते हैं, और पहचान भी जाते हैं तो हमारा बर्ताव में कोई फर्क नहीं होता। ऑक्सफोर्ड पढ़ा हुआ आदमी, बाप 2-2 जगह गवर्नर, 4-4 वजारतें, खुद कॉमर्स मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, विदेश मंत्री, इस घटना के बाद एक किताब लिखता है जो दिल्ली में हुई, एट होम इन इंडिया। किताब का नाम है एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम। और उस किताब में एक पूरा पैराग्राफ ये लिखा हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर जब हिंदू सिखों को मार रहे थे तो हिंदुस्तान का मुसलमान बहुत खुश हो रहा था, बहुत संतुष्ट था, बहुत मुतमईन था, इसलिए कि हिंदू और सिखों ने 1947 में मुसलमानों को मारा था। किसी ने सवाल नहीं उठाया कि जिस शख्स की ये सोच हो वो भारत का लॉ मिनिस्टर बन जाता है। आज भी मौजूद है, उस शख्स का नाम है सलमान खुर्शीद। बहुत कुछ मटेरियल है मार्केट में ऐसा जिसे आप पढ़ लेंगे तो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और बार बार ये रेफरेंस में आरएसएस या बीजेपी का इसलिए देता हूं कि बहुत सारे लोग जब आप ऐसी बात कहने लगते हैं तो लोग आपके ऊपर चार्ज लगाते हैं कि देखिए ये तो आरएसएस की कुछ लिखी हुई किताबें हैं, ये तो बीजेपी का कुछ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। माफ कीजिएगा, जितनी भी किताबें बता रहा हूं वो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं या कांग्रेसी उन्होंने लिखी है।